2015 से पहले जिसे कोई जानता नहीं था, 2015 का आंदोलन हुआ। आंदोलन से हीरो बने और हीरो से नेता बने। लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद 3 साल में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को बाय बाय कहना पड़ा। जाहिर है आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं हार्दिक पटेल की, एक युवा नेता हार्दिक पटेल की, जो सीधे जुड़े हैं हमारे साथ। हार्दिक, आपका स्वागत है। 3 साल में ऐसा क्या हुआ, एक समय के हीरो के बाद राजनेता, और अभी फिर से आप सड़क पर जैसे कि आंदोलन करने वाले हो इस मोड़ में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दो चीजें, हीरो कोई बनता नहीं, हीरो बनाते लोग हैं। लोग तब हीरो बनाते जब लोगों को ये लगे कि यार हमारी बात कर रहा है, हमारी परेशानी को लोगों के सामने रख रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, और आंदोलन के कारण आप ये मानिए कि गुजरात के लाखों लोगों को आज उसका फायदा मिल रहा है। 3 योजनाओं के जो लाभ मिले, जिसमें 1000 करोड़ की युवा स्वावलंबन योजना की बात हो, 10% रिजर्वेशन की बात हो, या बिन आरक्षित आयोग बनाने की बात हो, कई लोग लाभ ले रहे हैं। फिर सोचा कि चलिए राजनीति में अगर हम किसी पद पे रहेंगे, अगर जनता हमें चुनाव जिता के जब असेंबली या पार्लियामेंट भेजेगी, तो शायद जो काम हमने बिना पद किया है उसको हम ज्यादा तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में जुड़े थे। कांग्रेस पार्टी में जब जुड़े तो ये था कि यार चलो पार्टी में कई बार होता ना, हमारी कहावत है गुजरात में हमारे वहाँ कि जब आप तक दूर से देखोगे अच्छा लगेगा, जब अंदर झाँक के देखोगे पता चलेगा कितना झोलम झोल। तो वही कांग्रेस से दूर से दिखा तो अच्छा लगा, जब अंदर गए तो पता चला कि ना इनके पास कोई विजन दिख रहा है, ना इनके पास गुजरात के हितों के लिए कोई ऐसे ब्लूप्रिंट है, ना ही ये गुजरात के लिए कुछ अच्छा करना चाहते। हमने ये सुना जरूर था, जब हमने ज्वाइन किया तब हमारे लोग कहते थे कि हार्दिक गलत फैसला शायद हो सकता है। तब हमने कहा था नहीं, राहुल गांधी जी है ना, प्रोटेक्ट करेंगे, जब ऐसी कोई दिक्कत आएगी वो मदद करेंगे। जब कोई मुश्किल आती है तो प्रोटेक्ट करने की तो बात दूर है, सेंट्रल लीडरशिप स्टेट लीडरशिप को कहती भी नहीं है कि तुम लोगों को इसको प्रोटेक्ट करना है। हमने 2 चीज यहाँ देखी है नजदीक से कि ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी में जातिवाद कैसे हावी हो जाए उस पर काम करती है। जब हमने ये सोचा कि यार गुजरात में कांग्रेस जीतती क्यों नहीं है, तो वो अब पता चला कि ना इनका वही मोरल ही है कि हम चुनाव जीते। अगर पिछले 25 साल से सरकार में नहीं है तो क्यों नहीं है, कभी ये चिंतन तो हुआ ही नहीं। और अब मैं ये मानता हूँ कि अब चिंतन की नहीं, चिंता की जरूरत है। और आप जब कोई नेता आपसे दूर जाता है, मैंने देखा कि पिछले 3 साल में कई ऐसे विधायक कांग्रेस छोड़ के चले गए। तब मैं भी था जब मैं उन पर आरोप प्रत्यारोप करता था, लेकिन आज जब मैं छोड़ रहा हूं तो इस बात समझ आ गई है कि हार्दिक छोड़ा तो आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे, कोई और विधायक गए आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे ही में से लोग क्यों जा रहे हैं। सब लोग बिक नहीं गए ना, सब लोग डर के मारे नहीं चले गए। तुम लोग सुधरना नहीं चाहते, तुम लोग लोगों का काम करना नहीं चाहते। आप ये बताइए 30 साल से सरकार नहीं है, पिछले 30 साल में गुजरात कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जो लड़ाई लड़ते हुए 10 दिन भी जेल में गया हो, बताइए मुझे। आंदोलन होते लड़ाई लड़ना, जेल में जाना जरूरी है क्या, ये बात जरूरी अगर है? कांग्रेस ये मानती है कि गुजरात के लोग दुखी है, गुजरात में बड़े मुद्दे है, तो उस मुद्दे पर प्रोटेस्ट करते हुए जेल में क्यों नहीं गए? अच्छा। अगर सरकार नहीं आपको प्रोटेस्ट करने दे रही है तो आपको जेल में डालेगी, लेकिन आपको आधा अधूरा ही प्रोटेस्ट क्यों करने देती है? वो बोल देगी कि आप यहाँ से इतना करोगे, हमारे नेता मान जाते हैं, हाँ, हम यहाँ से यहाँ तक चल जाएंगे, फिर गाड़ी में बैठ जाएंगे। और देखिए 2 चीज है, गुजरात कांग्रेस के नेता और दिल्ली में बैठे हुए नेता, कितना अंतर उतना ही है कि हमारे नेता वहाँ हकीकत बताना नहीं चाहते, और उन लोगों को जो हकीकत मालूम है वो यहाँ के नेताओं को पास करना नहीं चाहते। नहीं, अंतर तो कम करने की कोशिश 2019 में हुई ना। राहुल गांधी आए, स्टेज पर आपको खेस पहनाया, आपका स्वागत किया, तो ये अंतर दूर नहीं हुआ तब? मैं मेरी अंतर की बात नहीं कर रहा ना, मैं लोगों के अंतर की बात करता हूँ, यहाँ के नेता और वहाँ के नेताओं के अंतर की बात करता हूँ। 2017 में मेरे जैसे कई नौजवान ऐसे थे जिसने गुजरात में एक आंदोलन किया और जिसका सीधा फायदा विपक्ष के रूप में कांग्रेस को मिला। 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 60 के ऊपर कांग्रेस पार्टी गई विधायक में, और एक मजबूत विपक्ष के रूप में आप यहाँ गए। मजबूत विपक्ष के बाद क्या हुआ, मैं ये समझना चाहता हूँ। नहीं, आप अगर ये बोल रहे हैं, बाहर आए या नहीं आए, आपने जिसको पीसीसी बनाया, जिसको सीएलपी बनाया, उसके नेतृत्व में कई विधायक चले गए। मैंने कई बार राहुल जी को कहा कि आप सब विधायकों को एक बार मिल लीजिए। 4.5 साल के बाद अभी दाहोद जाके वो मिले। क्यों? आज पूरे देश में 10 राज्यों में तो हमारी सरकार नहीं है ना, 2 राज्यों में सरकार है, और फिर भी अगर आप किसी राज्य में एक मजबूत विपक्ष के रूप में अगर कांग्रेस हो और उसके 65 विधायक हो, उसको मिलने में भी आपके पास समय क्यों नहीं? अच्छा, आपकी सलाह मानी तो सही ना, आपसे नहीं मिले, लेकिन एमएलए से तो मिले, एमएलए से मिले। हमारी बात है ही नहीं, हम इनके जरिए नहीं है। अच्छा, हम लोगों के कारण हैं। जिस दिन लोगों का हाथ चला जाएगा तो फिर आप भी मेरा इंटरव्यू करने नहीं आएंगे। आज कांग्रेस ने हार्दिक को कार्यकारी प्रमुख बनाया है सिर्फ, लेकिन हार्दिक तो गुजरात के लोगों ने बनाया था।
गुजरात के लोगों को लगा कि यार हमारी बात कर रहा है, हमारी आवाज को इतनी मजबूती से लड़ रहा है। सरकार के सामने लड़ते हुए बेचारा 9 महीने जेल में गया, मुझे 2 साल की सजा हुई थी। इतनी सारी तकलीफ के बाद कौन से कांग्रेस के नेता ने कहा कि हार्दिक तुझे लॉयर रखना है तो हम बताना, हम तेरी मदद करेंगे। कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद 12-12 दिन 2 बार मैं साबरमती जेल में गया हूं, किस कांग्रेस के नेता ने मेरे लिए प्रोटेस्ट किया? मेरी बात है, लेकिन ये दर्द होता है। मैं कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष हूं, था, मेरे पापा की डेथ हुई, कौन सा गुजरात कांग्रेस का नेता मेरे पापा के डेथ के बाद मुझे सांत्वना देने के लिए? पुण्यतिथि में तो बहुत सारे लोग दिखे। देखिए पुण्य आपके घर में भगवान घर कभी कुछ ना हो, लेकिन वो तो मैं तब नहीं आऊंगा, 1 साल के बाद आऊंगा। अच्छा, देर लगा और दी। कांग्रेस ने आपको समझने में देर कर दी। क्यों आए? मनाने के लिए आए थे, बस तो दिखाने के लिए हम आए हैं। सवाल बहुत सिंपल है कि आप अगर अपने ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के पापा के दुख, पापा की डेथ के बाद टाइम आप कार्यकारी अध्यक्ष के दुख में शामिल नहीं होंगे तो क्या गुजरात के दुख में आप शामिल हो सकते हैं? आप कैसे भरोसा करें गुजरात के लोगों पर कि गुजरात आपको जीता है? जब मैं लगातार चिंतन शिविर में द्वारका में थी, हमने राहुल जी को मैसेज किया कि आप द्वारका आ रहे हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप गुजरात के उद्योगपतियों को गाली नहीं देंगे। अच्छा, उन्होंने नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कहा दाहोद के टाइम कि आप नहीं बोलेंगे। क्यों? मैं मेरा किसी से सेटिंग है इसलिए बोल रहा हूँ? नहीं, गुजरात का हर एक व्यापारी ये चाहता है कि मैं भी अदानी अंबानी बनूं। हर कोई चाहता है, रोल मॉडल होते हैं। आज हर कोई खूबसूरत लड़की ये चाहती है कि मैं भी ऐश्वर्या राय बनूं, क्यों नहीं चाहेगी? तो कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यापारी गुजरात का चाहता है कि मैं अदानी अंबानी बनूं, फिर भी आप उसी को गाली क्यों दे रहे हो? और मैं सिर्फ गुजरात की बात नहीं करता, मैं पूरे देश में हर कोई चाहता होगा कि मैं भी मिलियनर व्यक्ति बनूं। आप वो गुजरात इसलिए गाली दे रहे हैं। वो 2014 से पहले के अदानी अंबानी नहीं थे, पहले 14 के पहले भी बिजनेस करते थे, बड़े पैमाने पे करते थे, लेकिन 14 के बाद ही क्यों? तो कहीं ये सारी चीजें होती है कि राहुल जी जब गुजरात आते तो कभी आपने राहुल जी के मुंह से गुजरात के किसी मुद्दे पर बोलते हुए देखा, लड़ाई लड़ते हुए देखा? नहीं। आप जब वो गुजरात आएंगे बस अपनी ही बात करके चले जाएंगे। मुद्दे का क्या, जो लोग आपसे अपेक्षा रखते। अगर राजनीति में 2 चीज तो बहुत जरूरी है, मुद्दे और जनता से कनेक्टिविटी। कौन से नेता की जनता से कनेक्टिविटी? ऐसे ही रूम में बैठ के ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना है और पकोड़े खा के निकल जाना है, ऐसे राजनीति थोड़ी चलेगी। तो हार्दिक को ये 3 साल बाद क्यों समझ में आया? हार्दिक को प्रॉब्लम यहाँ के स्थानीय नेताओं से है या हाईकमांड से? मेरी स्थानीय नेताओं से थी, और स्थानीय नेताओं से मुश्किल और परेशानी के बाद जब मैंने दिल्ली वालों को बताया तो दिल्ली वालों ने क्या किया। ऊपर से जब मैंने कल पार्टी छोड़ दी थी, रघु शर्मा क्या बोले कि हार्दिक के आंदोलन के कारण थोड़ी फायदा हुआ था 17 में। हार्दिक बेईमान है ऐसा बताया उन्होंने। मुझे बेईमान बोल रहे हैं, पूरे पाटीदार समाज को बेईमान बोल रहे हैं, वो मुझे अकेले को नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, यानी कि हार्दिक यानी पाटीदार समाज, पाटीदार समाज के कारण उनको फायदा हुआ था ना, कि नहीं हुआ था? तो जीती क्यों नहीं? यानी सत्ता में क्यों नहीं आई? 20 सीट का फायदा हुआ, सत्ता में क्यों नहीं आई? 20 सीट का फायदा हुआ, 20 सीट का फायदा, वो फायदा नहीं हार्दिक के कारण हुआ। नहीं, हार्दिक लोगों के कारण होता है, लोग आपके साथ जुड़े इसलिए। लेकिन आपने कभी ये कहा कि 2015 में हमें पाटीदार आंदोलन के कारण इतनी ज्यादा जिला पंचायत की सीट मिली थी, 2017 में पाटीदार आंदोलन के कारण हम 82 पे आए, कभी ये स्वीकार किया? आप किसी का स्वीकार करोगे तो लोग ज्यादा आपके साथ खड़े होंगे, कहा ये हमें स्वीकार तो करते हैं। आपने कोई इस मामले में कोई खुल के बोला ही नहीं कभी। और रघु शर्मा जी की जहां तक बात है, 2 चीजें, यही रघु शर्मा जी बेईमान की बात करते हैं, वही रूम में बैठकर गहलोत साहब को गाली देते हैं कि गहलोत जी के कारण अगली बार राजस्थान में 10 सीट भी आने वाली नहीं है। कभी पायलट की तारीफ कर देते हैं तो कभी पायलट का विरोध कर देते हैं। अब वो मुझसे बेईमान की बात करते हैं। ठीक है, रघु शर्मा जी नए नए आए, उनको मालूम नहीं है कि 1990 के बाद पहली बार 2017 में 60 के ऊपर कांग्रेस गई थी, और 60 के ऊपर गई, वो एक भरोसा शायद लोगों को था कि कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन पिछले 5 साल में आपने क्या किया? तो क्या लगता है 2022 का इलेक्शन अब तो नजदीक ही है, तैयारियां भी हो रही है, कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कहां पर है कांग्रेस, कहां स्टैंड करती है? देखिए, बहुत ही मुश्किल बात यह है कि गुजरात में जनता कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका में भी देखना चाहेगा। जब आप पर कोई उम्मीद होती है, जनता आज गुजरात में भाजपा के बाद कांग्रेस को वोट करती है, तो गुजरात में कांग्रेस ने जनता के लिए क्या किया, उसमें ये सवाल करना चाहता हूँ। और जब हम लोग करना चाहते थे जनता के लिए, उसका ऋण चुकाना चाहते, तो आपने हमें क्या करने दिया? तो 3 साल में कांग्रेस में रहकर हार्दिक ने क्या किया? कुछ करने ही नहीं दिया। जो कर रहे थे हम अपनी मर्जी से कर रहे थे। मेरा 19 के बाद से आज तक का पूरा प्रोफाइल देख लीजिए, जो भी कार्यक्रम करते थे अपने दम पे किए, लोगों के बीच गए, क्योंकि लोगों के भरोसे हमसे जुड़े। लोग ये कहते कि हार्दिक तो आंदोलन से निकला हुआ नेता है, तेरे को लोगों के बीच जाना पड़ेगा। हम जाते, आज भी जाते रहते लगातार। ये तो आज दोपहर के बाद कार्यक्रम आए नहीं, आज ही पाटड़ी में कार्यक्रम में जाना था। अच्छा, तो कहने के बाद हम लोगों के बीच जाते, तभी लोग हमसे सुनेंगे ना। और देखिए, अगर मैं
सच में ये मन बना लिया होता कि मुझे कांग्रेस छोड़ ही देनी थी तो मैं दाहोद के कार्यक्रम में नहीं जाता, वही कार्यक्रम में बिगाड़ता ना मीडिया में रह के। हमने हमारी जिम्मेवारी निभाई, जब तक है तब तक आपके साथ है। लेकिन आपने तो ये सोचा भी नहीं। अगर आप हमसे मोहब्बत करते तो उस दिन आप राहुल जी आए थे 10 मिनट निकाल के ये कहते हार्दिक 2 दिन के बाद मिलेंगे, कोई फैसला नहीं लेना, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा। अगर वो चाहते तो, अगर रघु शर्मा चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते। अब 17 में हार्दिक का उपयोग कर लिया ना, अब 22 के लिए कोई और ढूंढ लेंगे। नरेश पटेल के जरिए नैया पार कराने की कोशिश में है क्या कांग्रेस? सबका उपयोग चाहते हैं। अच्छा। सबका उपयोग करके छोड़ दो, फिर बोल देंगे कि देखो ये आता है चला जाता है, रहता कौन है? हम जैसे 10-15 लोग ही रहते, तो बटेगी भाग आपस में, भाग बटाई बोलते, भाग बटाई आपस में बढ़ जाएगी। आपको लगता है कि नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल होंगे? मुझे क्या मालूम, मैंने तो देखिए कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात पहले मैं गया, मैं तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया था कि मैं जो भी फैसला करूं मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जो भी फैसला करो। नहीं, मुलाकात हुई, बात में कुछ तो बात हुई होगी ना ऐसे। उनकी बात यही है कि अभी तक मुझे कांग्रेस ने खुल के जवाब नहीं दिया। हमारे समाज के इतने बड़े नेता 3 महीने से अब उसको भी इधर से उधर घुमा रहे हैं। अच्छा। नहीं, वो तो नरेश भाई बोल रहे हैं कि मैं सर्वे करा रहा हूँ। देखिए 2 चीज, अगर आपका सर्वे है या पार्टी तैयार है तो कांग्रेस पार्टी बोल देना कि हम लेने के लिए तैयार है, नरेश भाई जब भी फैसला करेंगे हम सब तरीके से तैयार रहेंगे। कांग्रेस क्या बोलती है कि नरेश भाई पर हमने छोड़ा है, नरेश भाई जब फैसला करेंगे तब। खुल के कोई खेल नहीं खेलना चाहता ये सब लोग, सब गुजरात के नेता। आज भी मीटिंग हुई, और आज मैंने जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने लोगों की बात बोली, ये मेरी बात कुछ भी नहीं है। लोग ये सुन रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण होना तय हुआ, जब फैसला दिया गया मंदिर को लेकर, तो पूरा गुजरात राजी था, मैं खुद राजी था। आइए मेरे घर के मंदिर के अंदर देखिए 3 फीट की प्रतिमा भगवान राम जी की। तो कहने की बात बहुत स्पष्ट है कि जब लोगों के हितों में कोई फैसला या लोग चाहते हैं ऐसा फैसला लिया जाता है तो हमें उस फैसले के साथ जुड़ जाना चाहिए। कल ये मस्जिद में से शिवलिंग मिला, हमने क्या जवाब दिया? कोई स्टैंड है हमारा? हम क्यों खुल के ना बोले हाँ सही बात है, अगर वहां से शिवलिंग मिली है तो शिवालय बनना चाहिए या उसका सम्मान होना चाहिए, ये अच्छा फैसला किया। क्यों नहीं हम कर सकते? एनआरसी के मुद्दे पर हम क्यों खुल के नहीं बोल सकते? हम जीएसटी के मुद्दे पर क्यों खुल के नहीं बोल सकते? और मैं तो बहुत स्पष्ट मानता हूं कि कोविड-19 के दौरान पूरे देश में गंदे हालात थे, बहुत खराब हालात थे, पूरे विश्व में खराब हालात थे। तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ गुजरात में न्याय यात्रा क्यों चलाई? गुजरात को बदनाम करने के लिए ना। यूपी में भी ऐसे हालात थे, दिल्ली में भी ऐसे हालात थे, राजस्थान में भी ऐसे हालात थे। तो कोविड-19 यात्रा सिर्फ गुजरात में ही क्यों चली? बस बदनाम करना है आपको गुजराती में। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री, किसको बदनाम करना? बीजेपी को बदनाम करना, ये आपको कहीं पे दर्द हो रहा है? ये प्रधानमंत्री जी, आप देश के दिल्ली में बैठे गुजरात के, आपकी उसके नाराजगी हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, आपकी व्यक्तिगत, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में आप एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन गुजरातियों को बदनाम करके आप उन पर आरोप लगाना, मैं ये मानता हूँ ये ठीक नहीं। और उस पर फैसला पार्टी को खुल के लेना पड़ेगा, आप गुजरात के समर्थन में है या नहीं, और गुजरात कांग्रेस गुजरातियों के हितों के लिए कुछ करना चाहती या नहीं। अगर नहीं करना चाहती तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उनको जवाब मिलेगा। अच्छा, क्या जवाब, जनता क्या जवाब देगी? क्या लग रहा है कितनी सीटों तक पहुंच सकती है? 17 में इतना बड़ा माहौल था, तब जाके वो 82 पर पहुंचे। 5 साल में 77 तो पार्टी की थी, 5 उसके साथ जुड़े हुए लोगों की थी, 82 थी। सरकार बनाने में 11 सीट बची थी। आज 82 में से कितने हैं? अगर आप अपने ही विधायक, फिर आप ये बोल देंगे कि ये तो डर के मारे चला गया, लेकिन कभी आपने उसको पूछा कि तुम्हें दिक्कत क्या है? किसी विधायक को आपने पूछा? हमारी यहाँ आशाबहन पटेल थी, ऊर्जा की विधायक, आज उसका निधन हुआ है, उसको कभी पूछा उसकी दिक्कत क्या है? कौन ये डिसीजन कौन लेता है कांग्रेस में कि ये करना है, ये नहीं करना है, किससे बात करनी है, नहीं करनी है? कौन है ये? आज तक तो मुझे पता नहीं चला। 3 साल में कुछ पता नहीं चला नहीं कि कौन डिसीजन लेने वाला है। कोई है ही नहीं, यानी माई बाप कोई नहीं है। नरेश भाई जैसे व्यक्ति का 3 महीने से पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ डिसीजन लेने वाले कोई नहीं है। और मैं यही कहता हूँ कि हार्दिक गुजरात से नहीं गया, पंजाब से सुनील जाखड़ भी गए ना, आज ही बीजेपी ज्वाइन किया उसने। तो क्या सुनील जाखड़ गंदे आदमी थे? उसके पापा बलराम जाखड़ कितना बड़ा नाम था पॉलिटिकली। सिंधिया जी चले गए तो आपने सिंधिया जी पर आरोप लगा दिए, आरपीएन सिंह चले गए आरोप लगा दिए, जितिन प्रसाद जी चले गए आरोप लगा दिए, सुष्मिता देव चले गए आरोप लगा दिए। क्यों? आप जाएगा तो आरोप लगा देंगे, जब तक है तब अच्छा है। मैंने तो पिछले 1 साल से लगातार, आप भी तो यही कर रहे हैं ना, आप गए उसके बाद आप भी तो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं ना। वो उनको मालूम है ना, उनको पूछिए ना। मैंने पंचायत चुनाव निकल जाने के बाद तुरंत मैं अपनी बात रखी थी उस टाइम भी।
लेकिन पता नहीं, अब इन लोगों को कुछ करना नहीं है तो उनको उनकी राजनीति मुबारक। हमें तो जनता के बीच रहना है, जनता हमसे सवाल करती है तो मुझे जवाब देना है, तो मुझे अपनी राजनीति मुबारक। अच्छा, हार्दिक अब क्या करेगा? हार्दिक का विजन क्या है अब कांग्रेस छोड़ने के बाद? अब हार्दिक क्या, बीजेपी ज्वाइन, लोग बोल रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करे या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कोई संगठन बनाएंगे? देखिए, लोग अपने अपने तरीके से संभावनाएं बनाए रखते हैं। हमारी संभावनाएं बहुत स्पष्ट है, काम करने का मौका मिलेगा वहीं जाने वाले हैं। अगर आप ये हमें कहे कि हार्दिक कांग्रेस छोड़ के डर के हमारे बीजेपी में चला गया, तो आप बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी में जा रहे हैं, हार्दिक बीजेपी में जा रहे हैं, तो पूरा जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। अगर आपको ये लगता है कि हार्दिक कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में जा रहा है, और अगर आपका ये जवाब है तो आपको मुबारक है। अगर आप ये कहते कि बसपा में सपा में जा रहा है तो भी मुबारक है। मुझे वहां जाना है जहां से मैं लोगों के हितों के लिए काम कर सकूं, जहां से लोग हमें ये कह सके कि हाँ, यहाँ से तू ठीक से काम करेगा। आज मैंने कांग्रेस छोड़ी ना, तो 2, 4, 5, 10 कार्यकर्ता के अलावा हमने किसी ने ये नहीं कहा कि हार्दिक तेरा एक गलत फैसला है। हमने सब लोगों ने कहा कि अभिनंदन, सही फैसला किया है, क्योंकि तू यहाँ से पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। यहाँ सिर्फ जाति के आधार पर पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पर आप धर्म के आधार पर, जब अगर कोई अच्छा फैसला भी धर्म के आधार पर लिया जाएगा तो आप खुल के नहीं बोल पाएंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा सुना आपने? उत्तर प्रदेश के नेता, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता है जो हिंदू विरोधी नेता है। तो ये बात 3 साल तभी पता चलेगी जब आप समझोगे अंदर से। और ये रघु शर्मा जी ये कहते हैं कि हार्दिक तो पिछले 6 महीने से बीजेपी के संपर्क में है, तो मुझे पंजाब और यूपी की जिम्मेवारी क्यों दी थी? और जहां पंजाब में मैं इंचार्ज था जलंधर के अंदर, वहां 2 कांग्रेस की सीट जीते हैं और 2 आम आदमी पार्टी जीती। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि आप किसी पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन हकीकत जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। और इसी कारण 30 साल से आप सत्ता के नजदीक भी नहीं घूम पाए, और 17 में घूमे थे, वो जनता के आशीर्वाद थे, हम जैसे कई नौजवानों की मेहनत थी जी। लेकिन फिर भी अभी ये आपका जवाब नहीं मिला है, हार्दिक क्या करेंगे? क्या बहुत जल्द फैसला लेंगे? कितने टाइम? आप ही लोगों को तो बताते हैं ना। नहीं बिल्कुल, वो तो आप हमें इनवाइट करके आप बताते हैं, पहले बोल देते हैं आपको। तो ठीक है, राजनीति में तो फैसला लेने ही पड़ते हैं। गुजरात में जो ठीक रहेगा, गुजरात के लोगों को जो सुटेबल रहेगा, उस हिसाब से फैसला होगा। कितने टाइम बता सकते हैं? बहुत जल्द, बहुत जल्द। फिर भी जल्द कितना होता है? क्योंकि जल्द तो नरेश भाई भी बोल रहे हैं पिछले 3 महीने से यही बात हो रही है। हमारी किताब खुली है, जो भी आए पढ़ सकता है। अच्छा, लेकिन एक क्रोनोलॉजी को समझे। दिनेश बांभणिया आपके पूर्व साथी भी हैं, आप नरेश भाई से मिले भी थे। उन्होंने एक लेटर लिखा था आपको कि अगर नहीं आपको सूट हो रहा है, निकल जाओ, रास्ते पे आओ, रास्ते पे युवाओं के साथ लड़ो, युवाओं के जो मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, उसको लेकर आगे बढ़ो। तो ये जो हिंट मिल रही है, क्या आगे जाकर लाखों लोग ये कहते कि तुम्हारा जो फैसला है सही फैसला है? एक लेटर से कुछ। अच्छा, यानी दिनेश बांभणिया की जो सलाह है, जो एडवाइस है, वो दिनेश भाई तो हमारे साथी है, हमारे शुभ चिंतक, वो तो मुझे बहुत आशीर्वाद और सहयोग देते रहते हैं। अच्छा, नरेश भाई की ओर से एक सूत्रों से हमें भी एक जानकारी मिली है कि नरेश पटेल कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अगर ये फैसला है तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अभी तो आपने पूरा इंटरव्यू में नरेश भाई का ये कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ये फैसला है। नहीं, अभी एक बात ऐसी भी आ रही है, वो तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन अगर उनका जो भी फैसला होगा सही फैसला होगा। राजनीति में तो हर कोई फैसला लेता है, सही लेता है। फिर वो सही है गलत तो बाद में पता चलता है, जैसे मुझे 3 साल के बाद पता चला। मैं तो चाहता हूँ कि नरेश भाई का दुरुपयोग ना हो, उनका उपयोग ना हो जाए, और फिर बोले कि अब जाइए नरेश भाई, आप अपने रास्ते चले जाइए। कांग्रेस के भीतर बहुत स्पष्ट बात है, कांग्रेस के भीतर सिर्फ 1-2 समाज की चलती है, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस हम ही चलाएंगे, कांग्रेस हमारा ट्रस्ट है, और कांग्रेस के जरिए हम जिसको निपटाना है निपटाएंगे। तो राहुल गांधी से आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? ये जो यहाँ की जो वो समझदार है, अगर समझना चाहे तो पॉलिटिकली। अब मैं उनको क्या समझाऊं? 2004 से वो पॉलिटिक्स में, 2022 चल रहा है, उनको समझना। अब भी हम समझाएंगे और हम कहेंगे सही को सही और गलत को गलत, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अब उनको समझना पड़ेगा। और हम ये कहते हैं कि देखो, लोकतंत्र में विपक्ष भी होना चाहिए। आज कांग्रेस विपक्ष में है तो मजबूत रहे, तभी लोकतंत्र क्या परिभाषा वही रूप से चल पाएगी। आप मजबूती रहना नहीं चाहते, क्या करोगे? अच्छा, एक बात ये भी सामने आ रही है कि आप शक्ति प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद बीजेपी में ज्वाइन होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, तो इससे पहले भी ये जो हलचल हुई है, कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है। पता नहीं, वैसा तो कोई शक्ति प्रदर्शन का सोचा नहीं है, क्योंकि करेंगे जब करेंगे, किसको दिखाएंगे? दिखाना किसी को नहीं होता। लोग हमारे साथ है या नहीं, वो हमें प्रूव करना पड़ता है।
और हम वो प्रूव जरूर करेंगे। लोगों का सहयोग रहेगा, लोगों का साथ रहेगा। मैंने देखिए बड़े मन से, शुद्ध मन से मैंने लोगों का काम किया। मैंने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने आज तक किसी के साथ गद्दारी नहीं की। मैंने जो भी किया 100% दिया है। पूरा देश कहता था कि रिजर्वेशन आंदोलन सफल नहीं हो सकता, हम सफल करके दिखाया है। उसमें सत्ता के सामने थे, बड़ी आक्रामकता से लड़ाई लड़े, और तब जाके नरेंद्र भाई ने 10% रिजर्वेशन दिया। हमने उनका आभार भी किया था, चलो आपने दिया। कांग्रेस में रहे, हमने ईमानदारी से कांग्रेस में काम करने का प्रयास किया। आने वाले दिनों में जहां जाएंगे 100% देंगे, और हमारा उद्देश्य जो मेरे गुजरात की श्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ बनाने का है, उसमें काम करेंगे। जी, जहां पर भी जाएंगे आपका मकसद क्या रहेगा लास्ट में? जनहित के सिवा राजनीति में मकसद किसका होता है? मैं कोई और पॉलिटिशियनों की तरह नहीं हूं कि पांच घंटा कोई बिजनेस करता हूं, 6 घंटा राजनीति करता हूं। मैं 24 घंटा राजनीति के जरिए जनसेवा में जुड़ा रहता हूं। आइए कभी एक दिन का शो करिए हमारे साथ, पता चलेगा आपको कितने लोगों की उम्मीद है। लोग उम्मीद के साथ जीते हैं राजनीति में। लोग उम्मीद पर भरोसा करते हैं कि यार तू कुछ कर पाएगा, तू कुछ कर देगा। क्योंकि आज तक जब आंदोलन चल रहा था, लोग बोलते थे कि यार ये बैठ जाएगा, ये आंदोलन नहीं कर पाएगा। तो हमारी 21 साल की उम्र थी, आपने भी हमारा 22 साल की उम्र में इंटरव्यू किया था, तब तो हम बड़ी ईमानदारी से बात करते। तो आप तो 28 साल के हैं, मैच्योर भी अब तो हो गए हैं, तो हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है। 2022 को लेकर अंत में आपका क्या विजन है? इलेक्शन से पहले कहीं पर जुड़ेंगे, क्या कहेंगे? तो जरूर जुड़ेंगे। मैंने कहा बहुत जल्द फैसला लेंगे, चाहे वो 5 दिन का भी हो, 10 दिन का हो और 1 महीने का भी हो। आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द अच्छा कोई ऑफर, अच्छी ऑफर मिली है क्या हार्दिक? राजनीति में ऑफर के साथ कोई जुड़ता नहीं है। अगर राजनीति में ऑफर के साथ अगर मैं जुड़ता तो 2019 में कांग्रेस से नहीं जुड़ता। अच्छा। जन सेवा के अलावा कोई ऑफर राजनीति में नहीं होती, और अगर कोई ऑफर भी दे दे और जनता साथ नहीं होती तो उसके ऑफर का भी कोई मतलब नहीं होता। जी, आप मानते हैं कि 2015 में जिस तरह से पाटीदार लोग आपके साथ थे, समाज आपके साथ था, वही समाज उसी तरह से है? एक पाटीदार समाज की क्यों बात करते हो? हमारे आंदोलन के कारण तो लाखों लोगों को फायदा मिला, जो सिर्फ एक समाज के नहीं है। जिसको लगेगा कि हार्दिक के आंदोलन के कारण हमें फायदा मिला है और ये लड़का, ये बंदा सही है, ये बेचारा सही बात करता है, कांग्रेस ने इसके साथ गलत किया है, वो लोग जरूर साथ देंगे। और फिर वो इन्विटेशन देने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्या तुम मेरे साथ रहो। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमको इन्विटेशन दिया कि मेरे साथ चले आओ। राजनीति में कभी इन्विटेशन नहीं होता। मैं कांग्रेस में गया तब भी तुम लोगों को इन्विटेशन नहीं दिया था। ओके। न्यूज़ 18 के जरिए लास्ट में जनता को मैसेज, या फिर कांग्रेस के नेताओं को, या फिर जहां पर जा रहे हैं वहां के लिए कोई मैसेज? देखिए, सुनील जाखड़ ने भी बहुत सही कहा था, दिमाग राजनीति में खुद का चलाना चाहिए, आसपास का नहीं। अच्छा, तो अपने दिमाग से चल रहे हैं हार्दिक पटेल? मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हार्दिक पटेल, जिन्होंने बहुत सारी बातें की, कांग्रेस के बारे में भी बताया, जहां पर जाएंगे उसके बारे में अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतनी बात जरूर की है कि जहां पर भी जाएंगे अपने दम पर राजनीति करेंगे। नमस्कार।